नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र 2840D इग्नू सेंटर से। आज हम MSD 7 के भाषा विज्ञान से मनोभाषा विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोभाषा विज्ञान एक अंतर्विज्ञानी क्षेत्र है, इंटर डिसिप्लिनरी क्षेत्र है और यह दो क्षेत्रों के मिलने और समान क्षेत्र के भागीदार बनने से अधिक है। 1940 के अंत तक भाषाविद भाषा अर्जन की जिज्ञासाओं के लिए उत्पादन और बोधन के रहस्य समझने के लिए मनोविज्ञान की ओर झुके। 1950 में थॉमस सीबक और चार्ल्स ऑसगुड ने, एक भाषा वैज्ञानिक है और एक मनोवैज्ञानिक है, उन दोनों ने मिलकर भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच जो अंतःक्रियाएं हैं उनको समझने के लिए एक समिति स्थापना की। इस अंतःक्रिया का परिणाम था कि दो क्षेत्रों के मिलने से एक नए क्षेत्र का अस्तित्व में आना। इसे ही मनोभाषा विज्ञान कहा गया, क्योंकि इसमें भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की अंतःक्रियाओं को लेकर किस तरह से आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में किस तरह से ये भाषा का विज्ञान विकसित हुआ, इसी को मनोभाषा विज्ञान कहा गया। भाषा विज्ञान भाषा की भाषाई व्यवस्था का वैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन मनोविज्ञान जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं के भाषाई ज्ञान का सिद्धांत है और मनोभाषा विज्ञान इन दोनों का ही समन्वित रूप है। वस्तुतः इसका उद्देश्य है कि भाषाई ज्ञान जो है वह संज्ञानात्मक व्यवस्थाओं में किस प्रकार उदित होता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की ओर संकेत करने के साथ ही साथ इसका उपयोग भी किस तरह से होता है वह बताते हैं। भाषा सिद्धांत तथा अधिगम सिद्धांत परस्पर संबंध होकर भाषा अधिगम के सिद्धांतों का गठन करते हैं। इस प्रकार मनोभाषा विज्ञान, मनोविज्ञान तथा भाषा विज्ञान की समन्वित निष्पत्ति है। यह एक और वह भाषा के अधिगम माने सीखने से संबद्ध है, तो दूसरी ओर भाषा निष्पादन से। मनोभाषा विज्ञान क्या कार्य करता है? वह मानसिक प्रक्रियाओं का विवेचन करता है जो भाषा ज्ञान, भाषा संप्राप्ति और भाषा व्यवहार से संबद्ध है। भाषा अर्जन में बालक क्या अर्जित करता है, किस प्रकार अर्जित करता है तथा संदेशों का बोधन और अभिव्यक्ति किस प्रकार उपयोग में लाता है, इन सब का जो विवेचन है वो मनोभाषा विज्ञान में किया जाता है। और भाषा के अर्जन, बोधन तथा अभिव्यक्ति से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक एवं भाषाई प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को इस अध्ययन में लिया जाता है। A.R. डिबोल्ट जूनियर ने कहा कि मनोभाषा विज्ञान जो है प्रमुख रूप से संदेशों और मानव व्यक्तित्वों की विशेषताओं के मध्य संबंधों से संबद्ध है, जो इस संदेश का चयन और व्याख्या करते हैं। पॉल फ्रीज ने कहा कि मनोभाषा विज्ञान हमारी अभिव्यक्ति की आवश्यकताओं और संप्रेषण के बीच संबंधों का अध्ययन है और हमारे बाल्यकाल या बाद में जो सीखी गई भाषा है उसके द्वारा प्रदत्त माध्यम से संबंध है। जॉर्ज मिलर 1964 में कहते हैं कि इस नए विज्ञान का केंद्रीय कार्य है उन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना जो व्यक्ति के वाक्य प्रयोग के समय घटित होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं क्या हैं? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे विभिन्न स्तरों पर किसी एक वाक्य का सुनना, उसका दोहराया जाना, श्रोता का व्याकरणिक ज्ञान कैसा है और उस वाक्य को कितना समर्थन मिल रहा है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसकी अर्थपूर्ण व्याख्या और संदर्भगत ज्ञान
इन सब के संदर्भ में उसे समझा जाना और अंत में यह भी समझना कि उसके अपने आचरण के संदर्भ में वह कितना वैध है। इसी प्रकार एक विद्वान है सलमा कज़ाकू, वो 1973 में आते हैं, जो मनोभाषा विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में लिखती हैं कि मनोभाषा विज्ञान का उद्देश्य है संप्रेषण की स्थूल क्रिया के दौरान संदेश में सुधार या परिवर्तन का अध्ययन, श्रोता या वक्ता के संबंध और उनके कथन को अर्थ देना, जैसे मानसिक क्षमता, पारस्परिक प्रभाव, सामान्य संदर्भ के प्रभाव आदि। इस प्रकार मनोभाषा विज्ञान की संप्रेषण की क्रिया को भी ध्यान में रखना होता है। वह मानसिक स्थिति के संदर्भ में इस विषय को बतलाते हैं कि उसकी स्मृति में कितना भंडारण की क्षमता है, उसकी साइकिक स्टेट मतलब किस तरह की है, स्वभाव कैसा है, सामान्य संकल्पना कैसी है, चिंतन और प्रेरणा में बाधा को भी स्पष्ट करता है। मनोभाषा विज्ञान दो दिशाओं में काम करता है। पहला है मनोविज्ञान वक्ता और श्रोता की प्रक्रिया की व्यवस्था, संकेतन और विसंकेतन, साथ ही मानसिक घटना के बारे में अध्ययन करता है और उसके भाषा के उत्पादन में सहयोग करता है। साथ ही साथ वह सामाजिक या व्यक्तिगत समूहों के बीच संबंधों के मानसिक प्रभाव को भी अध्ययन करता है। दूसरा है भाषा विज्ञान भाषा के कूट यानी कोड, कोड की सामान्य व्यवस्था, संदेश के घटक और उनके कूट में रूपावली की क्या व्यवस्था है, संयोजन अनुक्रम की प्रकारता क्या है और अंतिम है वाक्य विन्यासात्मक व्यवस्था की गतिकी एवं भाषा का उद्भव, इन सभी का अध्ययन करता है। मनोभाषा विज्ञान शब्द का प्रयोग संकुचित तथा व्यापक दोनों ही अर्थों में किया जा रहा है। इसका कार्य केवल भाषाई प्रदत्तों का ही विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि भाषा अर्जन और उसके अनुरक्षण से संबंधित वास्तविक भाषाई व्यवहार का भी अध्ययन करना है। मनोभाषा विज्ञान को मानवीय क्रिया के रूप में भाषा के अध्ययन, उपार्जन एवं व्यवहार से संबद्ध मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का समुच्चय भी कहा जा सकता है। इसमें विस्तृत परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रमुख विषय हैं। मनोभाषा विज्ञान में सामान्य अधिगम सिद्धांत है, वाचिक व्यवहार और अनुबंधन है, भाषा अधिगम के प्रमुख मानक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। बहुभाषी वातावरण में अन्य भाषा अधिगम की प्रक्रिया जाने का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण अध्ययन है। भाषा और संज्ञान में संबंध का अध्ययन किया जाता है। सार्वभौमिक तत्वों की प्रकृति क्या है उसके विषय में भी कार्य किए जाते हैं, जिसमें नए नए आयाम खुल रहे हैं। मानव भाषाओं में मानव चिंतन की समरूपता के अनुरूप एक रूपता के लक्षण पाए जाने की संभावनाएं इसमें अधिक से अधिक दिखाई पड़ने लगी है। द्वितीय भाषा अधिगम और द्विभाषिकता, ये दोनों एक समस्या के दो पक्ष हैं। जैसे हम भाषा अर्जन करते हैं और दो तीन भाषाओं का एक समय में पाया जाना, द्वितीय भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी इस काम का उपयोग किया जाता है। मनोभाषा विज्ञान में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जब हम कहते हैं बालक अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है, या बाल भाषा और वयस्क भाषा में क्या अंतर है, पहली दूसरी में कैसे बदल जाती है। भाषा अधिगम सार्वभौमिक है, तब भी यह पता लगाना है कि इसका अधिगम कैसे होता है। भाषिक रूप से सृजित की गई
और संवेदनात्मक रूप से उत्पन्न भाषा की इकाई में क्या संबंध है? वाक्यों का उत्पादन कैसे होता है और ये कैसे समझे जाते हैं? इन समस्याओं का संबंध मात्र भाषा की प्रकृति और संरचना के समझने में सहायक नहीं है, वरन भाषा योजना बनाने, भाषा पाठ्यक्रम तैयार करने और शिक्षण तकनीकी के निर्माण में भी ये समस्याएं सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं। इसी अध्याय में भाषा के इसी पाठ में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि बालक बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है और बालक का विकास किस तरह से सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर बढ़ता है। विकास एक निरंतर चलने वाली जो है वह क्रिया है। विकास के साथ साथ और भी तत्व हैं, जैसे बुद्धि है, यौन है, या आंतरिक रस स्राव की ग्रंथियां हैं, भोजन है, ताजी हवा और प्रकाश है, बीमारी और चोट है। इसी प्रकार जाति, किस जाति का बच्चा है, संस्कृति किस प्रकार की है, बहुत सारी संस्कृति के अलग अलग विकास होते हैं, परिवार में उस बच्चे का क्या स्थान है। इसी तरह से संज्ञानात्मक शब्द पर विचार किया है पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक शब्द या संज्ञानात्मक विकास एक उच्च प्रजातिगत माने जेनेटिक शब्द है जो व्यवहार का हर पक्ष समेट लेता है। संवेदी गति और मूर्त संकार्यात्मक, पूर्व संकार्यात्मक, रूपात्मक संकार्यात्मक चरण, इनमें स्पष्ट रूप से गुणात्मक परिवर्तन या भेद आते हैं। पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। पहला संज्ञानात्मक संरचना, दूसरा संज्ञानात्मक प्रकार्य और संज्ञानात्मक विषय वस्तु। संज्ञानात्मक संरचना जो कि एक समेकित पूर्णता है, अनेक एकल संरचनाओं से बनी होती है, जो कि गुणात्मक है और संख्यात्मक रूप से विकास के दौरान परिवर्तनों से गुजरती है। वास्तव में संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक संरचना के परिवर्तनों का ही पर्याय है। संज्ञात्मक प्रकार में महत्वपूर्ण होता है व्यवस्था और अनुकूलन। जीव अपने वातावरण के हिसाब से अपने विकास के दौरान अनुकूलन प्राप्त करता है। अपनी संरचना के निर्माण के दौरान उसका बुद्धि का विकास होता है। संज्ञानात्मक संबंधों का संगठन करके इस प्रकार बालक किस तरह से अपनी भाषा को अर्जित करता है और भाषा क्या है, इसमें हम यह भी पढ़ते हैं। इस तरह से भाषा मनोविज्ञान बहुत ही बृहद विषय है और इसमें भाषा अधिगम की व्यवस्था है और किस तरह से वाक्यों की व्यवस्था है। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत है भाषा के। हम इसमें पढ़ते हैं गेस्टाल्टवाद का भी संज्ञानात्मक और बुद्धिवादी चिंतन के आधार पर किस तरह से उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्रीय सिद्धांत का मत अधिगम की प्रक्रिया और अवयवीवाद या समग्र कृतिवाद इस संप्रदाय के विषय में अपनी धारणा रखी है। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।